रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। एफएसओ 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी और जिस लेवल की आपने मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग आप पेपर देने गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया और कुछ बच्चे ऐसे जिनका पेपर शायद उनके उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं रहा होगा। अब टाइम पेपर होने के बाद में ये आ जाता है कि अपन एनालिसिस करें कि आपका पेपर कैसा रहा और जैसा भी रहा तो इस एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रह सकती है, आपके क्या चांसेस इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के हैं या नहीं है, और ये भी एनालिसिस किया जाए कि जो आपने कंटेंट पढ़ा और जो एग्ज़ाम में आया उसको आप किस तरीके से परफॉर्म करके आए। क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि कैसा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे पेपर टफ हो या इजी हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में पेपर के साथ में आपका किस तरीके से बिहेव रहता है और कैसा आप माइंड सेट लेके चलते हो, उसी पे आपका पेपर डिपेंड करता है। कई बच्चे जैसे आपको पता है ओवरऑल मिला के आपके 8 यूनिट्स थी यूनिट बी के अंदर और ए के अंदर आपकी 3 यूनिट्स थी। टोटल 11 यूनिट्स में से आपने देखा होगा किसी बच्चे की कोई पर्टिकुलर यूनिट अच्छी थी तो कोई नहीं थी। एवरेज जो मैंने आपको पहले बताया था 2 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले कि आपकी हर यूनिट से 10 से लेके 15 के बीच में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आधी ऐसी यूनिट है जिनमें से 10 से कम क्वेश्चन पूछे गए, कुछ ऐसी यूनिट है जिनमें से 15 से ज़्यादा पूछे गए। मतलब ओवरऑल उन्होंने पेपर अपने हिसाब से देखा। फूड का जो पार्ट था, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर फूड लॉस से रिलेटेड हो, वो वाला जो पार्ट था आपका उसका वेटेज ज़्यादा रहा, बाकी सबका एवरेज रहा। कुछ ऐसी यूनिट्स है जिनका एवरेज से कम रहा। ओवरऑल करके आपका एग्ज़ाम हो गया है। थोड़ा तो माफ़ी चाहूँगा, लगातार एडमिशन चल रहे थे और कंटिन्यू काम की वजह से मैं पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस जल्दी नहीं कर पाया था। फिर मैंने ओवरऑल देख के पूरा मंथन करके पेपर को डिवाइड किया, एक एक क्वेश्चन को ओवरऑल पूरी फैकल्टीज़ के साथ में बैठ के कि इस पेपर के अंदर अगर अपन ओवरऑल एनालिसिस करें तो हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए और यूनिट वाइज, और उसमें से कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने एवरेज थे और कितने इजी थे। उन सब को निकालने के बाद में सभी आपकी जो यूनिट्स हैं उनको सबको एनालिसिस करने के बाद में मेरे पास ओवरऑल ऐड करने के बाद में तीनों सेगमेंट के अंदर अगर मैं देखूं तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन थे आपके। उनमें से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे, हर कोई बच्चा आराम से कर सकता था। 72 क्वेश्चन ऐसे थे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के मिला के जो एवरेज थे। मतलब यदि किसी बच्चे ने मन से तैयारी की है तो उसको ये टफ नहीं लगेंगे, मतलब उसको लगेगा कि हाँ ठीक क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर में 33 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए सभी सब्जेक्ट को मिला के। अगर परसेंटेज की बात करो तो 22% हो रहे हैं, इधर 48 हो रहे हैं और इधर 30% हो रहे हैं। तो 33 ऐसे क्वेश्चन थे आपके पेपर के अंदर जिनको आपको पढ़ के केवल छोड़ना था, क्योंकि वो वास्तव में टफ थे, उसके अपन हाथ भी नहीं लगा सकते थे। या यूँ कह सकते हैं, कई बार कहते हैं कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे इसी में समझदारी है, इसी में सिलेक्शन है कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ के आते हो। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसको छोड़ना है और किसको करना है। तो ये वो थे जो देखते हैं आपको छोड़ने थे, हाथ ही नहीं लगाना था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन बच्चों के सामने आए, मान लो इन 33 में से शुरुआती दौर में आपके पास मान लो 8-10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में ऐसे पड़ गए, वो बच्चा इस पेपर में डिमोरलाइज हो गया। ऐसा कई बच्चों के साथ में हुआ होगा और मैं हर बार कहता हूं, और ये पेपर हुआ उससे पहले मैंने वीडियो में कहा था कि पेपर आने के बाद में आपको इस चीज पे कतई दिमाग नहीं लगाना है कि आपको कितने में से कितने आ रहे हैं। आपको एक ही चीज पे दिमाग लगाना है कि 150 क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आपको पढ़ना है और आगे से आगे बढ़ना है। इजी से इजी क्वेश्चन को आपको छांट लेना है। अगर आप इस स्टेज पे रहते
और शुरू के 30 क्वेश्चन में अगर आपको 8-10 क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसे कभी देखे ही नहीं, अगर ऐसे लगे और आपका मोड ये रहता कि नहीं मुझे 150 क्वेश्चन पढ़ने, तो आप टेंशन में नहीं आते और आप उल्टी गणित में लग गए कि यार 35 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी तो 8-9 तो ऐसे आगे हवाई नहीं लग रही और होचपोक हो गए, तो फिर ये पेपर आपके हाथ से निकल गया होगा। इनको पेपर को छोड़ दिया, बात बची अपने पास यहां बचा, ये मैटर बचा अपने पास। इनमें से अब मैं कट ऑफ निकालने जा रहा हूं, तो इसको अपन साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि 45 क्वेश्चन जो इजी थे ओवरऑल मिला के, उनमें से यूं कह सकता हूं कि 40 क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चे करके आए जो दौड़ में थे। अब 72 में से, क्योंकि कई बच्चे जब तैयारी कर रहे थे, तो जब किसी ने जो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे, तो हम जो कंटिन्यू टेस्ट ले रहे थे उसमें भी देखा होगा, जब हम टेस्ट लेते थे तो कुछ ही बच्चे ऐसे होते थे जिनके 100 से ज़्यादा नंबर आते थे। ज़्यादातर बच्चों के नंबर 100, 90, 85 ऐसे। ओवरऑल पूरी जो टेस्ट सीरीज हुई हमारी, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर हैं 80, 100, 90, 80, 100, 90 इतने ही रहे। जो भी हमने टेस्ट लिए उनमें आप देखोगे तो कई बच्चे कहते भी थे आके, अरे कि सर हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पेपर पता नहीं आप लोग कैसे देते हो, पढ़ाई हुए में से नहीं आ रहे। कई बच्चे ऐसे ही कहते, सर बाहर से भी दे रहे सर क्या क्या पढ़े पता ही नहीं चल रहा। तो क्योंकि इस तरीके का पेपर है, जो लास्ट टाइम आपका पेपर आया था FSO का, वो आपको सिंपल लग रहा था, इससे थोड़ा सा इजी था, लेकिन वो इजी इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो आप बार बार देख चुके थे, और क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, थोड़ा सा पेपर का सिलेबस नाम का तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन ये आप मान के चलना जो पेपर PG लेवल का है और UG के बाद में ग्रेजुएशन लेवल का अगर कोई पेपर है, तो उसके अंदर ये मान के चलना कि कुछ भी पूछा जा सकता है। 30 से 40% सिलेबस नाम का ही है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए जो भी हमने टेस्ट लिए थे उनमें बीच बीच में हम जो आप मान के ही नहीं चल रहे थे वो भी हम दे रहे थे, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। अरे भाई जो आप पढ़ रहे हो वो तो आप अपने आप ही कर दोगे, आपको छोड़ना भी तो आना चाहिए। अब शायद बच्चों के समझ में आया होगा कईयों के कि क्यों आउट ऑफ जो आपको हम स्टडी करा रहे थे उससे बाहर के पेपर क्यों दे रहे थे, क्यों क्वेश्चंस दे रहे थे। यहां पर भी सेम केस है, लगभग 33%, मतलब 1/3 पार्ट आपका इस तरीके का है। 33% नहीं, 22%, 33 क्वेश्चन में यह बता रहा हूं आपको, वो हम आपको कंटिन्यू जो हम टेस्ट ले रहे थे उसमें भी दे रहे थे। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा 72 की, तो ऐसा बच्चा जो पेपर देने के बाद में और जिसकी अच्छी तैयारी थी, जिसको पूरा विश्वास था कि मेरा 100% होगा, लेकिन इस पेपर की पूरे सिस्टम को देख के अगर हड़बड़ा गया, होचपोक हो गया, तो जनरली बच्चे इसका हाफ कर लो, 36 तक ही पहुंचे। तो ये देखो कितने हो गए, 76। ये 76 क्वेश्चन उस बच्चे के बच रहे होंगे जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी, मतलब पक्का FS होता हो, उस बच्चे के 76 ही बच रहे। अभी पता कर लेना आप अपने दोस्तों में चाहिए। अरे कि सर नहीं, कुछ कुछ के तो ज़्यादा बच रहे हैं। ये कुछ कुछ जिनके ज़्यादा बच रहे हैं वो बच्चे हैं जो पेपर हाथ में आने के बाद में 150 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर रहे थे उस टाइम, न कि वो ये सोच रहे थे कि कौन सी यूनिट से आ गया और कौन सी से नहीं आया। तो वो बच्चे जो पॉजिटिव वे में पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में लेके चल रहे थे वो +10 कर गए। इसका मतलब जनरल, OBC और EWS इस कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 76 से लेके 86 के बीच में जाने की पूरी पूरी संभावना है।
मेरे ख्याल से जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ 76 से लेके 86 के बीच में जानी चाहिए। इसमें EWS के कैंडिडेट्स जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर में EWS की अगर मैं बात करूं तो इतना कंपटीशन नहीं है, तो उनकी थोड़ी कम भी रह सकती है, लेकिन जनरल और OBC इन दोनों की कन्फर्म मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 76 से 86 के बीच में अगर कोई बच्चा आ रहा है, और विशेष तौर पे वेटेज जो आपका इधर ज़्यादा चांसेज है वो 80 से लेके 86 के बीच का रहेगा। आपकी सर SC ST उनकी क्या स्थिति रहने की, तो यहाँ आप -10 पे आ जाओ। इसका मतलब इनकी कट ऑफ आप देखोगे कि 66 से लेके 76 के बीच में बैठने की पूरी संभावना है। ये ओवरऑल आपकी जो है FSO का पेपर है, इसकी कट ऑफ है। अब आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आपसे कौन सी गलतियां हुई। पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, अब खाली चिंतन करो बी पॉजिटिव होके कि मैंने क्या गलती की, और नेक्स्ट वैकेंसी पे आप ध्यान दो। कई बच्चों के ऐसी समस्या है कि अब मैं करूं क्या। जैसे किसी बच्चे ने मान लो अभी ग्रेजुएशन की है, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, सर मैं PG की तैयारी करूं या फिर मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं या फिर मैं WO की तैयारी करूं। यहाँ पे बच्चे के पास में ऑप्शन बच रहे 3। FSO में मान लो उसकी क्वेश्चन नहीं बैठ रही उसके एक तरीके से। अब अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, तो यदि आपको जॉब की ज़रूरत है और जल्दी ज़रूरत है तो आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करो। FSO के कोर्स के अंदर लगभग आपका कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। कुछ जो आपका बच्चा है उसके लिए आपके पास समय है, आप सुपरवाइजर की ही तैयारी करो। अब सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होने के बाद में किसी भी बच्चों को मैं UG करके एग्रीकल्चर लाइन में आगे की पढ़ाई नहीं करे ये सजेशन नहीं दूंगा। बच्चों को ज़रूर PG करनी चाहिए और PG के बाद में B.Ed कर लेनी चाहिए। तो अब देखो आपने कर ली ये सुपरवाइजर की तैयारी, जैसा भी होगा आपका सुपरवाइजर का पेपर होगा, उसके बाद में आपके पास इतना टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, PG की प्रिपरेशन करके नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हो। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बैठ जाएगा, इसका मतलब है WO आपका अपने आप ही हो जाएगा, अपन ये भी कह सकते हैं। इसलिए किसी को बिना चिंता करें बिल्कुल माइंड अपना फ्रेश करो। 2 से 3 दिन आपके एग्ज़ाम हुए हो गए हैं, कोई चिंता नहीं करनी, वापस हिम्मत करो और कुछ बेस्ट करने का प्रयास करो। संस्थान की तरफ से हर एग्ज़ाम के लिए भरसक प्रयास कराया जाता है, और मैंने कल ही एक वीडियो डाला कि कैसे एक बच्चा फ्री में कोर्स लेके कृषि पर्यवेक्षक बन गया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने PG के जो बच्चा जिसने ऑल राजस्थान टॉप किया है, अशोक राठौड़, उसका भी वीडियो डाला, उसका भी आप ज़रूर देखें। कोई भी बच्चे जो सक्सेस हो रहे हैं या जिन बच्चों के लिस्ट में नाम आ रहे हैं वो रातों रात नहीं आते, वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। आपने भी की होगी कड़ी मेहनत, हो सकता है ईश्वर कुछ और चाह रहा हो। आप बढ़िया बी पॉजिटिव होकर प्रयास करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।